हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने चैनल पर उपस्थित हूँ। आज हम लोग बातचीत करेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू कॉर्नवालिस कोड के ऊपर। कॉर्नवालिस कोड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। कॉर्नवालिस कोड न्याय प्रक्रिया में सुधार से संबंधित था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बंगाल का गवर्नर जनरल 1786 में होकर के आया और 1793 तक इसका कार्यकाल रहा। कॉर्नवालिस का कार्यकाल मुख्य रूप से कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करना, राजस्व क्षेत्र में अस्थायी प्रबंध अर्थात परमानेंट सेटलमेंट लागू करना और जुडिशियरी और न्याय के क्षेत्र में कॉर्नवालिस कोड को स्थापित करना, यह कॉर्नवालिस के प्रशासन की मुख्य देन थी। आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कॉर्नवालिस कोड ने किस प्रकार से भारत में न्यायिक प्रक्रिया को में सुधार लाने का काम किया। इसलिए हम लोग कॉर्नवालिस कोड के ऊपर चर्चा करते हैं। कॉर्नवालिस कोड भारत में जो कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया वह क्रमिक विकास का परिणाम था। इसके 3 चरण थे। 1787 में, 1790 और फिर 1793 में इसका अंतिम चरण था। 1787 में जो पहला चरण था उसकी जो विशेषताएं थी उसमें यह था कि कॉर्नवालिस ने सबसे पहले तो बंगाल में जितने भी जिले थे, उस समय 36 जिले थे, उनका पुनर्गठन किया और उसे रिड्यूस करके या उसको कम करके 23 जिले बना दिया। दूसरा था कि उसने प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति की जो कि अंग्रेज हुआ करता था। इसका काम था राजस्व कलेक्ट करना और साथ ही साथ रेवेन्यू केसेज का निपटारा करना। यह मुफस्सिल दीवानी अदालत की भी अध्यक्षता करता था जज के रूप में। मुफस्सिल दीवानी अदालत में वह सिविल केसेस का भी निपटारा करता था और जमींदार के मामलों पर भी अपना निर्णय सुनाता था। मुफस्सिल दीवानी अदालत से अपील सदर दीवानी अदालत में की जा सकती थी, वैसे मामले में जिसका मूल्य 1000 रुपए से ज्यादा था। सदर दीवानी अदालत की अध्यक्षता गवर्नर जनरल किया करता था। कलेक्टर जो है मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करता था और उसकी अध्यक्षता करता था। जब वह मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता था तो वह छोटे छोटे अपराधों पर अपना फैसला सुनाया करता था, लेकिन ऐसे अपराध जिनका मूल्य 200 रुपए से कम था। जो भी अपराध जिनका मूल्य 200 रुपए से ज्यादा हुआ करता था वह सदर निजामत अदालत के मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता था। फिर इसकी एक और विशेषता थी, मल अदालत की स्थापना 1787 में कॉर्नवालिस ने की थी। ये एक रेवेन्यू कोर्ट था या राजस्व न्यायालय था जो कि प्रत्येक जिले में हुआ करता था, जो कि सिर्फ रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर अपना ध्यान देता था या ऐसे केसेस का निपटारा करता था। इस कोर्ट का भी, ऐसे न्यायालयों का भी की अध्यक्षता कलेक्टर किया करता था। यहाँ से मल अदालत से अपील, मल अदालत के फैसले के विरुद्ध अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलकत्ता में किया जा सकता था और उसके बाद गवर्नर जनरल इन काउंसिल में किया जाता था। उसके बाद रजिस्ट्रार कोर्ट की स्थापना की गई थी जिसकी अध्यक्ष जो कि कलेक्टर का असिस्टेंट ऑफिसर हुआ करता था, वह रजिस्ट्रार के रूप में काम करता था ऐसे न्यायालयों का। इनकी भी नियुक्ति प्रत्येक जिले में होती थी और ये लोग उन केसेस को का निपटारा करते थे जिनका मूल्य 200 रुपए तक होता था। लेकिन जो भी डिक्री रजिस्ट्रार कोर्ट पास करता था उसका अनुमोदन मुफस्सिल दीवानी अदालत द्वारा किया जाना जरूरी था, आवश्यक था, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर करता था। अर्थात कलेक्टर का सिग्नेचर या कलेक्टर की सहमति रजिस्ट्रार कोर्ट के फैसले पर आवश्यक मानी गई। इसके बाद जुडिशियल प्लान जो है 1790 का आया। इसके अंतर्गत जो जिले बंगाल में थे 31 से 23 1787 में कर दिए गए थे, तो इन जिलों का फिर से पुनर्गठन किया गया और इनको 4 भागों में 4 डिविजन्स में बांट दिया गया। इन जिलों को ये डिवीजन है मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, ढाका और पटना। मुफस्सिल फौजदारी अदालत, उसके बाद दूसरी इसकी विशेषता 1790 की प्लान की थी कि मुफस्सिल फौजदारी अदालत उनको समाप्त कर दिया गया जो कि जिले स्तर पर
क्रिमिनल कोर्ट हुआ करते थे और इनकी जगह पर कोर्ट ऑफ सर्किट्स की नियुक्ति की गई। ये कोर्ट ऑफ सर्किट जो है प्रत्येक डिवीजन में की गई, अर्थात 4 कोर्ट ऑफ सर्किट की स्थापना की गई, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में। ये और इसकी अध्यक्षता कंपनी के 2 अधिकारी या 2 सर्वेंट्स किया करते थे और इन अधिकारियों की सहायता मुस्लिम लॉ ऑफिसर्स प्रायः काजी और मुफ्ती उनकी सहायता करते थे। यह एक स्टेशनरी कोर्ट नहीं था, अर्थात एक जगह पर स्थित होने वाला रहने वाला कोर्ट नहीं था। यह चलायमान कोर्ट था, अर्थात यह एक जगह से दूसरे एक जिले से दूसरे जगह ये कोर्ट जाती थी क्रिमिनल केसेस का निपटारा करने के लिए। ये कोर्ट अपने डिवीजन में प्रत्येक जिले में 2 बार साल में अवश्य जाती थी। जुडिशियरी में करप्शन को कम करने के उद्देश्य से जजेज की जो सैलरी है नीचे से लेकर ऊपर तक के जजेज की सैलरी में बढ़ोतरी कर दी गई थी। कलेक्टर से यह भी उम्मीद की अपेक्षा थी कि वह कोर्ट की वर्किंग की रिपोर्ट बनाएगा, क्योंकि कलेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में क्रिमिनल काम कर रहा था, दीवानी अदालत की भी अध्यक्षता कर रहा था, मल अदालत की अध्यक्षता कर रहा था। इसलिए उसे अपेक्षा थी कि वह उसकी रिपोर्ट बनाए और उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में हर 6 महीने पर और प्रतिवर्ष उसे भेजे। नवाब के पद को समाप्त कर दिया गया। नवाब सदर निजामत अदालत की अध्यक्षता करता था, लेकिन क्योंकि नवाब अपने कार्यों को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा था, इसलिए नवाब के सदर निजामत अदालत जो है उसे अबॉलिश कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया और अब यह गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास चला गया, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर जनरल इन काउंसिल करते थे। फिर कोर्ट फीस की व्यवस्था की गई थी 1790 के प्लान में, जिससे कि कोर्ट के ऊपर जो है वित्तीय भार कम हो। कोर्ट फीस जो है केवल वैसे वकीलों के ऊपर, न्यायालय के वकीलों के ऊपर लागू किया जा रहा था, चार्ज किया जा रहा था और साथ ही साथ वैसे केसेज में जहां पर गवाहों की जरूरत होती थी। एक और जो 1790 के प्लान की विशेषता थी वह थी कि एक प्रश्नावली मजिस्ट्रेट को भेज दी जाती थी, जिसमें उनसे जो उस समय की जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर उनकी राय जानी जाती थी। अब इस पर चर्चा करते हैं कि 1790 के प्लान में क्या कमियां थी। इसमें जो 2 प्रमुख कमियां थी वह था जिस तरह से क्रिमिनल कोर्ट का गठन किया गया था उसमें दोष था, और दूसरा जो मुस्लिम लॉ अपराध के लिए दोष थे उनको खत्म नहीं किया गया 1790 के जुडिशियल प्लान में। कॉर्नवालिस ने यह तय किया था कि नवाब की जो जुडिशियल अथॉरिटी है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और उसके प्रशासन को, उसका जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन है वह उसे मुस्लिम लॉ ऑफिसर्स के हाथ से कंपनी के लीगल सर्वेंट्स के पास हस्तांतरित कर दिया जाएगा और वैसा किया गया। कोर्ट ऑफ सर्किट जो चलायमान न्यायालय थे भी काम के बोझ से बिल्कुल दब गए। नतीजा ये हुआ कि एक कोर्ट से एक जिले से दूसरे जिले में जाने में वो डिले होने लगा और कभी कभी तो वे कुछ जिलों को विजिट भी नहीं कर पाए, जैसा कि 2 बार उनको प्रत्येक अपने डिवीजन में प्रत्येक जिले में जाना होता था, क्योंकि कलेक्टर को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया था, बहुत शक्तिशाली बना दिया गया था, क्योंकि वह न केवल मुफस्सिल दीवानी अदालत की अध्यक्षता करता था, मल अदालत की अध्यक्षता करता था और साथ ही साथ वह मजिस्ट्रेट के रूप में छोटे छोटे क्रिमिनल केसेस का भी निपटारा किया करता था। इस तरह से वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं जुडिशियल प्लान 1793 का। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी उसमें यह था कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग कर दिया गया, अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। यह कैसे किया गया? यह इस तरह से किया गया कि जो कलेक्टर के पास शक्तियां निहित की गई थी प्रशासकीय और न्यायिक, उससे उसे मुक्त कर दिया गया और अब जो है कलेक्टर केवल कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू अर्थात राजस्व को कलेक्ट करने के लिए ही उत्तरदायी था। दूसरा
मल अदालत को भी समाप्त कर दिया गया, जो कि मल अदालत रेवेन्यू कोर्ट हुआ करते थे, जिसका निपटारा कलेक्टर एज जज किया करता था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। और जितने भी पेंडिंग केसेस थे मल अदालत में, वे सभी मुफस्सिल दीवानी अदालत में हस्तांतरित कर दिए गए। और इस तरह से ऐसे केसेस अब कलेक्टर के द्वारा नहीं देखे जाने थे। दूसरा, एग्जीक्यूटिव को भी जुडिशियल कंट्रोल के में ला दिया गया, अर्थात गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल के सदस्य भी अब जुडिशियल कंट्रोल के दायरे में आ गए। कोई भी गलत काम अगर वे लोग अपने ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए करते, तो वे भी अब दीवानी अदालत के द्वारा उन पर भी मुकदमा चल सकता था और उन्हें भी सजा दी जा सकती थी। लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल अगर सरकार के विरुद्ध कोई सूट या कोई केस दायर करता था, तो वह वैसे कोर्ट जो है, वह वैसे केस उसको दीवानी कोर्ट में उसे फॉरवर्ड किया जा सकता था। फिर जो भारतीय थे उनको एक बॉन्ड साइन करना होता था यदि ब्रिटिश सब्जेक्ट को के विरुद्ध कोई केस कोर्ट में दायर करना था। तो 1793 के प्लान का एक महत्वपूर्ण जो विशेषता थी, उसके अंतर्गत प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील 4 डिवीजन में स्थापित किए गए, अर्थात ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद और कैलकाटा में डिवीजन कोर्ट की स्थापना की गई। इसके पहले क्या होता था कि जो मुफस्सिल दीवानी अदालत के फैसलों के विरुद्ध अपील सदर दीवानी अदालत में की जाती थी, जो कि कलकत्ता में स्थित था। अब चूंकि यह प्रक्रिया काफी समय लगाती थी और खर्चीली थी, इसलिए प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील में अब इस तरह की अपील की जा सकती थी, अर्थात मुफस्सिल दीवानी अदालत के विरुद्ध के फैसले के विरुद्ध अब अपील जो है प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील में की जा सकती थी, जो कि पटना, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और ढाका में स्थित थी। और प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील्स के फैसले के विरुद्ध ये प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील में जो भी केस आते थे, उनका निपटारा 90 दिनों के भीतर, अर्थात 3 महीने के अंदर उसका किया जाना था। इन कोर्टों की अध्यक्षता कंपनी के 3 अंग्रेज अधिकारी किया करते थे और इसका कोरम 2 कंपनी के अधिकारी थे। यह खुला न्यायालय था और यह राजस्व संबंधी, सिविल और आपराधिक मामलों का भी निपटारा करने में सक्षम था। वे लोग जो सदर दीवानी अदालत से केसेस रेफर होते थे, उनका भी निपटारा कर सकते थे। वैसे केस जिनका मूल्य 5000 रुपये से ज़्यादा था, उसे किंग इन काउंसिल को सुपुर्द कर दिया जाता था, उसको सौंप दिया जाता था। नेटिव ऑफिसर्स जो भारत के लोग थे, उन्हें निचली अदालत में मुंसिफ के पद पर तैनात किया जा सकता था। और ऐसे मुंसिफ कोर्ट जो है वो 50 रुपये तक के केस का निपटारा कर सकते थे। मुंसिफ प्रायः जमींदार, तहसीलदार इत्यादि लोग बनाए जा रहे थे। इन न्यायालयों में जो हिंदुओं के जो पर्सनल लॉ थे और मुस्लिम के पर्सनल लॉ को ही कार्यान्वित किया जाता था। और ऐसे सिविल केस विवाह संबंधित होते थे, इनहेरिटेंस संबंधित होते थे, जाति संबंधित होते थे या धर्म से संबंधित होते थे। नेटिव ऑफिसर्स जो थे वे इनकी व्याख्या करते थे और कोर्ट इनकी व्याख्या करने के लिए नियुक्त किया करता था। सदर दीवानी अदालत हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था और जिसकी अध्यक्षता गवर्नर जनरल और काउंसिल किया करती थी। ये लोग सदर दीवानी अदालत के जज के रूप में काम करते थे। इनका मुख्य जो कार्य था वह निचली अदालत के कार्यों को सुपरवाइज करना और साथ ही साथ प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील के फैसलों के विरुद्ध अपील को सुनना, जहां की केस का मूल्य 1000 रुपये से ज्यादा था। सदर दीवानी अदालत के फैसलों के विरुद्ध अपील किंग इन काउंसिल में किया जा सकता था, जहां वैसे के और इन केसों का मूल्य लेकिन 5000 रुपये से ज्यादा होना। इसी प्रकार क्रिमिनल जुडिकेचर में भी सुधार किया गया। कोर्ट ऑफ सर्किट का विलय प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील में कर दिया गया। कलेक्टर का पावर, जो मजिस्ट्रेट का पावर था, उसे वापस ले लिया गया और उसे
दीवानी अदालत के जजों में निहित कर दिया गया। अब जो एक नया रेगुलेशन लागू किया गया, एक नया नियम बनाया गया जिसमें कि पैटर्न फॉलो करने की बात कही गई। ये साफ साफ कहा गया नए नियम में कि सब्जेक्ट मैटर को के स्वरूप को की व्याख्या करनी होगी और साथ ही साथ एक प्रस्तावना होगा जिसमें कि उद्देश्य, रेगुलेशन के उद्देश्य को बताया जाएगा। उसी प्रकार मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार का प्रयास किया गया। सदर निजामत अदालत को यह निर्देशित किया गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार किया जाए, जैसे कि जो हत्यारे के संबंधी हुआ करते थे तो क्षमा देने का अधिकार नहीं था। इसी प्रकार क्रूर और अमानवीय सजा, जैसे कि अपराधियों के अंग को काट देना, इस तरह की सजा को रिप्लेस किया गया और इस तरह की सजा को समाप्त करके उसकी जगह कैद, कठोर कारावास और 14 साल के कारावास की व्यवस्था की गई। कोर्ट फीस को समाप्त कर दिया गया जिससे कि साधारण जनता को न्याय आसानी से प्राप्त हो सके। लीगल प्रोफेशन को मान्यता दी गई और यह पहली बार हुआ कि लीगल प्रोफेशन को एक अलग पेशे के रूप में मान्यता दी गई। अब वकील के पास लीगल नॉलेज होना अर्थात कानूनी ज्ञान होना आवश्यक था, तभी वह न्यायालय में किसी भी केस को की पैरवी कर सकते थे। अब हम लोग जानेंगे कि इसके डिफेक्ट क्या थे। पहला तो कोर्ट की प्रक्रिया काफ़ी धीमी हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि केसेस पेंडिंग रहने लगे और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। दूसरा था कि भारतीय न्याय व्यवस्था से भारतीयों को बिल्कुल अलग कर दिया गया। वे लोग सिर्फ मुंसिफ के पद तक ही जा सकते थे, उसके ऊपर वाले पद पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। इससे भारतीयों में असंतोष होना लाजिमी था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कॉर्नवालिस का यह दृढ़ विश्वास था कि भारतीयों को उच्च पद नहीं दिया जा सकता है। उच्च पद जिसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है वैसे पद नहीं दिए जा सकते हैं। लेकिन इससे जो अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी उसकी कुशलता में विपरीत प्रभाव जरूर पड़ा, क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह से भारतीय रीति रिवाज से अपरिचित थे। इसलिए वे लोग भारतीयों के हर समस्याओं का निदान नहीं कर सकते थे। और अंत में इसमें एक और जो महत्वपूर्ण शॉर्टकमिंग थी वह थी यह कि कॉर्नवालिस ने जो भी सुधार लाए न्यायिक प्रक्रिया में, वह न्यायिक प्रक्रिया में ही सुधार लाया। उसने कानून में किसी तरह का कोई सुधार नहीं लाया। सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ लॉ जो है वो जैसा था वैसा ही रह गया। जैसे उदाहरण के तौर पर उसने जो मुस्लिम क्रिमिनल लॉ थे उसके ऊपर कोई विशेष सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाए। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत में कॉर्नवालिस ने जो अपने कॉर्नवालिस कोड को इंट्रोड्यूस किया उसका विकास 3 चरणों में हुआ। 1787, 1790 और 1793 में हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि कॉर्नवालिस एक न्यायप्रिय प्रशासक था, लेकिन साथ ही साथ वह उसमें नस्ल विभेद करने का भी एक अवगुण था। कॉर्नवालिस ने अपनी ओर से जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को में सुधार लाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन जो क्रिमिनल लॉ संबंधी जो दोष थे उनके ऊपर उसने कोई विशेष काम नहीं किया। लेकिन फिर भी कॉर्नवालिस का नाम न्यायिक प्रक्रिया में को सुधारने में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में
इसे हमेशा देखा जाएगा। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से अब अगले चैप्टर पर डिस्कशन के साथ मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन मैं आपसे अंत में जाते जाते आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपना कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।